Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of disorders of immune system. इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने वाइंड अप करना है इम्यूनिटी के चैप्टर को। बेसिकली हमने इम्यूनिटी स्टार्ट की हुई थी जिसके अंदर हमने डिस्कशन की उसके डिफरेंट इम्यून सिस्टम के मैकेनिज़्म डिफेंस और साथ ही जो है डिफरेंट डब्ल्यूबीसीज़ के हवाले से। इसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि इम्यून सिस्टम के कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके रीज़न क्या हैं एंड हाउ टू क्योर देम। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इसमें हम आ जाते हैं डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम में। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है कि इम्यून सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से हो रहे होते हैं या उन्हें कोई चीज़ रिएक्ट कर जाती है। सो दैट्स वाई उनको एलर्जीज फेस करनी पड़ती हैं। अब रीज़न एलर्जी के बहुत सारे हो सकते हैं। किसी को पोलन एलर्जी है, किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को स्पोर एलर्जी होती है, किसी को हम कहते हैं कि नॉर्मली कोई चीज़ बाइट कर जाती है, स्टिंग वगैरह, मतलब बीज जो है हनी बी वगैरह का बाइट करती है। तो इससे क्या होता है कि इन इंडिविजुअल्स के अंदर जो है एलर्जी होना शुरू हो जाती है। सो एलर्जी हम कहते हैं कि एलर्जी जो होती है ये एक इन अप्रोप्रिएट जो है ना, हम कहते हैं डायरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। यानी एलर्जी जो है ना एक इन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है। किस तरह से कि एक्चुअली एनर्जी जो होती है ये एक इम्यून रिस्पॉन्स ही होता है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल लाइक हम कहते हैं पोलन ग्रेन एंटर होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और उसको रिकग्नाइज किया जाता है एज एन एंटीजन, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप है बी सेल्स की जो उसको रिकग्नाइज करती है कि ये एक एंटीजन है, और बी सेल फिर प्लोरिफरेट करना शुरू कर देता है, यानी डिवाइड रीडिवाइड करना शुरू कर देता है, जिससे प्लाज्मा सेल बनाएगा। और प्लाज्मा सेल क्या करेगा, फिर वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। आईजीई जो एंटीबॉडी है ये बनना शुरू हो जाती है। आईजीई एंटीबॉडी जो होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हिस्टामिन कंटेनिंग सेल के साथ जो है ना कंबाइन करती है। यानी बेसिकली ये करती क्या है कि लेट से हम कहते हैं कि ये एक डस्ट पार्टिकल था और ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है बी सेल के कांटेक्ट में आ गया है, सराउंडिंग में जो बी सेल थे उनके कांटेक्ट में आ गया। तो उससे क्या होगा कि हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मली जब बी सेल इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो प्लाज्मा सेल बनाना शुरू कर देगा और वो प्लाज्मा सेल रिलीज़ करेगा आईजीई। आईजीई क्या करेगी कि किसी भी हम कहते हैं कि पर्टिकुलर हिस्टामिन कंटेनिंग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और वहाँ से हिस्टामिन को रिलीज़ करवाएगा। ये सेल होते कहाँ पे हैं, रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो जब पोलन ग्रेन यहाँ पर जो इंट्रैक्शन करेगा और अटैचमेंट हो जाएगी आईजीई एंटीबॉडी की, तो हिस्टामिन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। और हिस्टामिन जो है ये म्यूकस सेक्रेशन बढ़ा देगी, कैपिलरीज में लीकेज करा देगी, यानी वहाँ से डब्ल्यूबीसी स्क्वीज़ होकर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और बाकायदा से जो है इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे, यानी रेडनेस, स्किन के अंदर पेन, और ये सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। पोलन ग्रेन जो होगा मोस्टली ये एंटर होता है नोज़ में या थ्रॉट के अंदर। तो यही ऐसी लोकेशन है जहाँ पे ये रिएक्शंस होते हैं, जिसमें रनी नोज़ होना या स्नीजिंग का आना, बार बार छींके आना, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि हैवी फीवर हो जाता है इन लोगों को। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लिए जाते हैं जो कि हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं और इनकी एलर्जी के सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये ड्रग्स इफेक्टिव होते हैं। डिफरेंट टाइप की फूड एलर्जीज़ है उनके भी काफ़ी सारे हम कहते हैं कि सिम्टम्स हो सकते हैं, या तो क्रैम्प्स हो सकते हैं यानी पेट में दर्द हो सकता है, या डायरिया की सिचुएशन होती है अगर वो डाइजेस्टिव ट्रैक को हो सकती है। अब एलर्जी की जहाँ तक बात है ना, तो एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है। एक पर्सन अगर एक चीज़ के लिए इम्यून नहीं है, उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, और वो चीज़ अगर इंटरेक्शन में आएगी तो डेफिनेटली उस बंदे को जो है वो एलर्जी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ी कि या तो पोलन की एलर्जी हो सकती है या डस्ट एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, या इवन कुछ लोगों को खाने में कुछ इरिटेंट चीज़ें लगती हैं। लाइक कुछ लोगों को जो है वो हम कहते हैं कि लाल मिर्च से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है यानी एग से एलर्जी होती है, या कुछ लोगों को जो है बाकायदा डिफरेंट टाइप के कॉन्डिमेंट्स एलर्जी होती है। तो होता क्या है कि जैसे ही कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस ब्लड के अंदर जाती है और वो बी सेल के कांटेक्ट में आती है तो ये प्लाज्मा सेल बनाना शुरू कर देंगे, वो आईजीई एंटीबॉडी बनाएगा। अब ये एंटीबॉडी हिस्टामिन प्रोड्यूसिंग सेल के साथ अटैच होकर वहाँ से हिस्टामिन रिलीज़ करना शुरू कर देंगे और बाकायदा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादातर इन्फेक्शन कहाँ पे होती है, नोज़ में या थ्रोट रीजन के अंदर, या चेहरे के ऊपर या स्किन के ऊपर। तो इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। या अगर फूड की किसी वजह से एलर्जी है तो फिर क्रैम्प्स या डायरिया वगैरह के अंदर होता है। ये चीज़ हमारे पास आती है। आप ये कह सकते हैं कि डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ एलर्जीज एंड हाउ इट कैन बी डायरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आपको
फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के ऊपर। अब ऑटो इम्यून डिज़ीज़ क्या होता है? एक ऐसा डिज़ीज़ जिसमें बॉडी का अपना सेल ही जो है ना वो एंटीजन के तौर पर रिकग्नाइज़ कर लिया जाए और इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जब एक पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होता है वो नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा किसी एंटीजन को, बल्कि वो अपनी बॉडी के सेल को एंटीजन कंसिडर करके और जो है ना सेल्फ एंटी यानी एंटी सेल्फ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, तो इस डिज़ीज़ को आप ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कहते हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के सेल्स को डैमेज कर देता है। और फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एंटीबॉडी जो डिस्ट्रॉय करती है किसी भी एक पर्सन के रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, या कोई भी एक टारगेट टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, यानी जो 24-25 साल या इससे पहले 20 साल की उम्र से लोगों को होना शुरू हो जाती है, तो वो किस लिए होती है कि बॉडी की जो सेल्स होती हैं इम्यून सेल्स या डब्ल्यूबीसीज, ये इंसुलिन सेक्रेटिंग जो बीटा सेल्स होती हैं पेंक्रियाज के, उन बीटा सेल के स्ट्रक्चर को डैमेज करना शुरू कर देता है। रिजल्टेंटली क्या होता है, बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं और बीटा सेल डैमेज होने की वजह से इंसुलिन नहीं बन पाती, और जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो ऐसे लोगों की शुगर वेस्ट होना शुरू हो जाती है, या ब्लड में शुगर आना शुरू हो जाती है, या यूरिन में आना शुरू हो जाती है, जिसको आप सिंपली नाम क्या देते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस का, ठीक है, या डायबिटीज़ का। सो अनफॉर्चुनेटली ऑटो इम्यून डिज़ीज़ को क्योर करने का कोई तरीका नहीं है। ये है कि डिफरेंट ड्रग्स लेकर इसको सप्रेस किया जा सकता है या इसको बैलेंस रखा जा सकता है, ताकि ये डिज़ीज़ ज़्यादा सीवियर क्रिएशन ना करें। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जेनेटिक। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का मतलब ये है कि बॉडी का अपना ही सेल जो है वो एज एन एंटीजन समझा जाए और उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अब वो कोई भी सेल हो सकता है या किसी भी किस्म का रिएक्शन बॉडी के अंदर हो सकता है, तो उसको हम ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कहते हैं। इसका रीज़न अननोन है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसके रीज़न में हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक रीज़न आता है वो यही है कि जेनेटिकली जो इम्यून सिस्टम है वो सही से वर्किंग नहीं कर रहा। इस वजह से डिफरेंट टाइप की जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी आ सकती हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, डिस्कस ऑटो इम्यून डिज़ीज़ इन ह्यूमंस। डिस्कस ऑटो इम्यून डिज़ीज़ इन ह्यूमंस, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर ऑटो इम्यून डिजीज़, डिस्कस, इस तरह से। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन के ऊपर, कि जब भी हम कहते हैं कि ट्रांसप्लांट होता है तो इक्वेशनली हम कहते हैं कि कोई ख़ास ऑर्गन कि अगर वो डैमेज हो गया है या वो बहुत बुरी तरह से एलर्जी या इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, लाइक स्किन है, किडनी का कोई पार्ट है, हार्ट है, लिवर है, तो या वो डैमेज है या वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पा रहा, और बॉडी की इस मतलब हम कहते हैं कि नॉन फंक्शनल सिचुएशन की वजह से जो है अब एक सिचुएशन बनी है कि बॉडी के अंदर उसकी जो है ना वो ट्रांसप्लांटेशन होनी। तो होता क्या है कि डोनर ऑर्गन जो है एक रेसिपिएंट पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है ना वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सो अगर बॉडी इस डोनर ऑर्गन को रिजेक्ट करना शुरू कर देती है या इसके ख़िलाफ़ इम्यून रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है, तो इसको हम नाम क्या देते हैं, रिजेक्शन रिएक्शन, यानी उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया। अब हमारी बॉडी के दो तरह के सेल हैं, टी सेल और बी सेल, जो इस रिजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑल्दो कि जो मैकेनिज़्म है हर एक तरह की रिजेक्शन का वो डिफरेंट हो सकता है, या इनकम्पैटिबिलिटी की बेस पे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम एक मेजर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली या ओवरऑल एक जनरल रिजेक्शन का क्या मतलब होता है। सो हम ये कहते हैं कि डिफरेंट जो मैकेनिज़म्स हैं वहाँ पर जो होस्ट का टीएच सेल है, यानी हेल्पर टी सेल होता है, तो टीएच भी आप कह सकते हैं, यानी टी हेल्पर सेल। सो हेल्पर टी लिम्फोसाइट जैसे ही एक ग्राफ्टेड या उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन या टिश्यू के कांटेक्ट में आएंगे तो फ़ौरन से हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देगा। उसके कांटेक्ट में आके ग्राफ्टिक टिश्यू जो होता है, यानी ग्राफ्टिक टिश्यू का जो डेंड्राइट है, लेट्स से कि ये ग्राफ्टिक टिश्यू है, इसका रीजन जहाँ से शुरू होता है तो उसको हमने डेंड्राइट कहा है, ठीक है, यानी एंट्री पॉइंट आप कह सकते हैं कि यहाँ से था। तो वो टी सेल आकर यहीं से इसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो डेंड्रिक साइट है ना, ये इस डैमेज होना शुरू हो जाती है। एट दिस पॉइंट डिफरेंट टाइप की हम कहते हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि एंटीजन स्पेसिफिक जो टीएच सेल हैं ये स्टिमुलेट होंगे, यानी ख़ास किस्म के टीएच सेल एक्टिवेट होंगे और वो प्रोलिफरेट करेंगे, या ताकि नंबर ऑफ़ टी सेल बढ़ना शुरू हो जाए, और फिर वो सारे मिलकर ट्रांसप्लांट ऑर्गन को या टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, सेकेंडली ये हो सकता है कि जो रिस्पॉन्सिव एंटीजन स्पेसिफिक टीएच सेल होते हैं। अब रिस्पॉन्सिव एंटीजन जो टीएच सेल होती हैं ये सारे जो है ना ग्राफ्टिंग टिश्यू के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पे लिम्फोकाइंस को स्टार्ट कर देंगे, और लिम्फोकाइंस क्या करेंगे कि वहाँ पे डायरेक्ट करेंगे जितने भी मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस गुजर रहे हैं या टी सेल्स गुजर रहे हैं, उन सारे सेल्स को वहाँ पे ले जाएंगे ताकि उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। और थर्डली यही चीज़ होती है कि ये सारे जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये मिलकर जो है उस ऑर्गन को डैमेज कर दें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि टी सेल ने
जो है ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन दी है। पहला काम क्या करेगा कि ख़ुद जाके जो है ना हम कहते हैं कि उस पे काम करना शुरू कर देगा। दूसरा काम क्या है कि रिस्पॉन्सिव जो सेल होंगे वो ग्राफ्ट टिश्यू के करीब जाके और लार्ज क्वांटिटी में यानी नंबर ऑफ़ टी सेल बढ़ जाएगा और जाके रिएक्शन करेंगे। और थर्ड काम क्या होगा कि अगर वो जो है डिफरेंट मोनोसाइट या और टी साइट्स को टी सेल्स को जो है उस तरफ डायरेक्ट करेंगे और सारे मिलकर उस पर रिजेक्शन करेंगे यानी उसको रिएक्ट करेंगे या उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब रोल ऑफ बी सेल क्या करता है? बी सेल का थर्ड मैकेनिज्म है जिसको हम नाम देते हैं कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता होता है। तो रिस्पॉन्सिव टीएच सेल जब इंटरेक्ट करेंगे बी सेल के साथ तो ये प्रोलिफरेट करेगा और बी सेल क्लोन बना देगा जिसको आप प्लाज्मा बी सेल भी कहते हैं। और ये जो है ना लार्ज क्वांटिटी के अंदर शॉवर का मतलब है लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा और वो एंटीबॉडी जो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन के तौर पे यानी उसके साथ रिएक्ट करेगी और फिर उसके ऊपर जो है वो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड ग्राफ्ट डैमेज करेगी या एंटीबॉडी आप कहते हैं कि टॉक्सिसिटी भी है। तो किलर सेल की मदद से नेचुरल किलर सेल की मदद से उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यानी काम क्या है कि टी सेल जब खुद भी ये वर्किंग कर रहे होंगे उसको डैमेज करने वाली तो बी सेल को एक्टिवेट करेंगे और बी सेल क्या करेंगे कि क्लोन सेल बनाएंगे वो एंटीबॉडी बना देगा। एंटीबॉडी लार्ज क्वांटिटी में होती है वो फ़ौरन टिश्यू की तरफ चले जाएंगे और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बना के और उसको डैमेज करना शुरू कर देंगे और साथ ही साथ जो नेचुरल किलर सेल्स होंगे उनको भी अपने साथ मिला लेंगे और नेचुरल किलर सेल बी सेल और टी सेल मिलकर जो है उस चीज़ को रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन है जस्ट आपको ये क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। ठीक है, यानी आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है हाउ टी सेल इन्वॉल्व इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, हाउ बी सेल इन्वॉल्व इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है, यहाँ से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। सो डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम पे कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट ही आते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपके ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हमारी जो फेडरल बुक की बायोलॉजी की बुक है वो भी कंप्लीट होती है बिकॉज़ चैप्टर 13 लास्ट चैप्टर था और ये लास्ट टॉपिक है उस चैप्टर का। यहाँ पे चैप्टर 13 भी एंड हुआ और इसके साथ ही साथ जो है ना फेडरल बायोलॉजी की जो बुक है वो भी कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो बायो से रिलेटेड टॉपिक्स हैं फेडरल बायोलॉजी के वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से जाके लेक्चर सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।